भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्ति। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कन्नौज, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिण तथा पश्चिम भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इसमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कन्नौज, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिण तथा पश्चिम भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कन्नौज, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिण पश्चिम भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कन्नौज, कुषाण और गुप्त शासकों ने आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिण तथा पश्चिम भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कन्नौज, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिण तथा पश्चिम भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण विदिशा भरहुत मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जगियापेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, भज पुणे के निकट और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण विदिशा भरहुत मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जगियापेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, भज पुणे के निकट, पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण विदिशा भरहुत मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जगियापेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, भज पुणे के निकट, पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट नमूने विदिशा भरहुत मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जगियापेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, भज पुणे के निकट, पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। विदिशा भरहुत मध्य प्रदेश, विदिशा भरहुत मध्य प्रदेश, विदिशा भरहुत मध्य प्रदेश, विदिशा भरहुत मध्य प्रदेश, विदिशा और भरहुत मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जगियापेट आंध्र प्रदेश, 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 मथुरा उत्तर 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 प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, भज पुणे के निकट, भज पुणे के निकट, भज पुणे के निकट, भज पुणे के निकट, पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र, पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र, पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र। भरहुत मध्य प्रदेश में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी है। भरहुत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार और लंबी है। भरहुत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियाँ चित्र की तरह सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है। आकृतियाँ चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है। आकृतियाँ चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है। आख्यान उभार में तीन आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया। आख्यान उभार में तीन आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया। आख्यान उभार में तीन आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टता मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई। आख्यान में स्पष्टता मुख्य
घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। आख्यान में स्पष्टता मुख्य मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरूत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्र के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। भरूत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र परिधि में प्रकट होने लगते हैं। भरूत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जाता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई है, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई है, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई है, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया आख्यान कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हमें हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है आख्यान कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया आख्यान कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों से जुड़े हुए हाथ की अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया, लेकिन कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप से छाती से आगे बढ़े हुए दिखाया गया है। लेकिन कुछ मामलों में खासतौर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप से छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था, उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था, उसके बाद मानव शरीर या अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था, उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ चिपके हुए दिखाई देते हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर के प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। भरूच, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जगियापेट आंध्र प्रदेश में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण है। भरूच मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, सांची स्तूप 2 और जगियापेट आंध्र प्रदेश में पाई गई मूर्तियां इस शैली का अच्छे उदाहरण है। भरूच मध्य प्रदेश, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जगियापेट आंध्र प्रदेश में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरूच आख्यान उद्धृतियों रिलीफ से यह प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपने चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावी ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। भरूच के आख्यान उद्धृतियों से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपने चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावी ढंग से कहानियां कह सकते थे। भरूच के आख्यान से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपने चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावी ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे। ऐसी ही आख्यान उद्धृत में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया। एक ऐसे ही आख्यान उद्धृत में सिद्धार्थ की माता महारानी माया देवी की एक स्वप्न की घटना दिखाया गया। एक ऐसे ही आख्यान उद्धृत में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की दृष्टि को दर्शाया गया है। एक ऐसे ही आख्यान उद्धृत में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी हुई अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी हुई अवस्था में एक हाथी को ऊपर उतरकर महारानी माया देवी की कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। महारानी माया का स्वप्न भरूच। 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 दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है।
उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूर जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपने पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूर जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपने पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। जैसे रूर जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपने पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है और राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है और राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी ने हिरण की रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में एक अन्य घटना में राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने वाला ही है और जिस आदमी के हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरण ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहाँ हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई है। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई है। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई है। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में जो स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में जो स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में जो स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों के सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गूथे हुए दिखाया गया है। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों के सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गूथे हुए दिखाया गया है। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों के सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गूथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित देखी जा सकती है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब एक जगह पाई जाती है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित देखी जा सकती है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित देखी जा सकती है। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण में सांची का स्तूप वन, मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। मूर्तिकला विकास के अगले चरण को सांची स्तूप वन, मथुरा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण सांची स्तूप वन, मथुरा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची स्तूप वन, मथुरा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची का स्तूप वन में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची स्तूप वन में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची का स्तूप वन में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ है। सांची का स्तूप में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ है। सांची का स्तूप में ऊपर नीचे दो प्रदक्षिणा पथ है। सांची का स्तूप में ऊपर नीचे दो प्रदक्षिणा पथ है। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर काफी उठे हैं, बाहरी रेखाओं में कठोरता अन्य में कम हो गई है, आकृतियों में गति दे दी गई है, आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकें भरभूत की तुलना में
अधिक उन्नत प्रतीत होती है। आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकों में भरहुत की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती है। बुध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। बुध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। बुध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। सांची के स्तूप वन में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी की लेटी हुई अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। सांची के स्तूप वन में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। सांची के स्तूप वन में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप का दर्शन आदि का पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषता पाई जाती है, हालांकि उनके रूपाकृति यानी अंग प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती है, हालांकि उनके रूपाकृतिक यानी अंग प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी विशेषताएं पाई जाती है, हालांकि उनके रूपाकृतिक यानी अंग प्रत्यंग के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। मथुरा, सारनाथ एवं गंधार। 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 ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार, अब पाकिस्तान में, मथुरा और दक्षिण भारत में वेंगी, आंध्र प्रदेश कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार व मथुरा और दक्षिण भारत में वेंगी, आंध्र प्रदेश कला के उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार, अब गंधार व मथुरा और दक्षिण भारत में वेंगी, आंध्र प्रदेश कला के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार में व मथुरा और दक्षिण भारत में वेंगी, आंध्र प्रदेश कला के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ईसा पूर्व की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार व मथुरा और दक्षिण भारत में वेंगी, आंध्र प्रदेश कला के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गंधार में बुद्ध की प्रतीकात्मक प्रतिरूप को मानव स्वरूप मिल गया। मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक स्वरूप को मानव रूप मिल गया। मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक स्वरूप को मानव रूप मिल गया। मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गंधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थी और उसमें गंधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। गंधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थी और उसमें गंधार का स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। गंधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थी और उसमें गंधार का स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई वह उत्तर भारत के अन्य भागों में फैल गई। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तर भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। मथुरा की मूर्तिकला में स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तर भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पंजाब के संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पंजाब में संघोल स्थल पर पाई गई स्तूप मूर्तियाँ। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसे बनी, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी है, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी है, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी है, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती है। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी है, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती है। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क के बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क के बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क के बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क के बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क के बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं
मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुखालिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई है, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई है। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुखलिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई है, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई है। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुखालिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई है, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई है। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से लिंगों और मुखलिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई है, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई है। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। ध्यान रहे कि विष्णु की और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। ध्यान रहे कि विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल है और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। बड़ी प्रतिमाओं के उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल है और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। बड़ी प्रतिमाओं का उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया, चेहरे गोल है और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों का आयतन का भारीपन कम कर दिया गया और उनमें मंसलता दिखाई गई है। मूर्तियों का आयतन का भारीपन कम कर दिया गया और उनमें मंसलता दिखाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया है और उनमें मंसलता दिखाई गई है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, वे बाएं कंधे को ढके हुए हैं। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, वे बाएं कंधे को ढके हुए हैं। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, वे बाएं कंधे को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में पाई गई है। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में पाई गई है। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में पाई गई है। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विशेष शक्ति केंद्रिकता आ गई है। गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मांसल हो गई है। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विशेष शक्ति केंद्रित आ गई है। गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मांसल हो गई। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं में विशेष शक्ति केंद्रिकता आ गई है। गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मांसल हो गई। ईसा की चौथी शताब्दी में यह प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मंसलता में कमी कर दी गई और मंसलता में अधिक कसाव आ गया है। इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिणाम आकार में ही शामिल कर दिया गया। बुद्ध प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। बुद्ध प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय घरानों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों घरानों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। इस काल में मूर्तिकला के 2 संप्रदायों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर आए। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला का उत्पादन का मुख्य केंद्र बना रहा। उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर आए। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर आए। मूर्तिकला के परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्तु से ढका हुआ दिखाया गया है। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं को दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया। सारनाथ में पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं को दोनों कंधों को वस्तु से ढका हुआ दिखाया गया। ध्यानस्थ बुद्ध गंधार 3री-4ठी शताब्दी ईस्वी। 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 ध्यानस्थ बुद्ध गंधार, ध्यानस्थ बुद्ध गंधार, ध्यानस्थ बुद्ध गंधार, ध्यानस्थ बुद्ध गंधार, ध्यानस्थ बुद्ध गंधार। बोधिसत्व गंधार 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी। 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 सिर के चारों ओर आभा मंडल बना है, जिनमें अलंकरण सजावट बहुत कम किया हुआ है, और जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई है और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है।
सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम किया हुआ है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र कई तहें दिखाई गई है और सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम हुआ है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई है और सिर के चारों ओर आभा मंडल अत्यधिक सजा गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। इन आरंभिक प्रतिमाओं का विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इन्हें मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। गंगा की घाटी के बाहर स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में एक गुजरात में देवनी मोरी का स्तूप है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से गुजरात में देवनी मोरी का स्तूप है। गंगा घाटी से बाहर स्थलों में कुछ स्थित महत्वपूर्ण स्तूपों में गुजरात में देवनी मोरी स्तूप है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में गुजरात में देवनी मोरी का स्तूप है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में गुजरात में देवनी मोरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दी में बहुत कम बदलाव आया, अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे या पतले रूप में दिखाई गई वस्त्रों की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्य अनुभूति बनी रही। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जगियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलोरू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जगियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलोरू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जगियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलोरू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जगियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलोरू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जगियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलोरू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जगियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलोरू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जगियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलोरू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जगियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलोरू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जगियापेट, अमरावती, भट्टीप्रोलोरू, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। अमरावती में एक महाचैत्य है जिनमें अनेक प्रतिमाएं थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है, जो वेदिका से ढका हुआ और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती स्तूप के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है, जो वेदिका से ढका हुआ और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है, जो वेदिका से ढका हुआ और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई है। गुंबदी स्तूप का ढांचा संरचना उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ और यह उसकी खास विशेषता है। गुंबदी स्तूप का ढांचा उभारदार स्तूप प्रतिमाओं से ढका हुआ और यह उसकी खास विशेषता है। गुंबदी स्तूप का ढांचा संरचना उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ और यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय का मार नहीं झेल सका और गायब हो गया। अमरावती स्तूप का तोरण समय का मार नहीं झेल सका और गायब हो गया। अमरावती का तोरण समय का मार नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध की जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित। हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य का दृष्टिगोचर होता है, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा और पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ है। हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होता है, लेकिन इनके सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ है। हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होता है, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ है। स्तूप के बाहरी दीवार पर उत्कीर्णित अमरावती। स्तूप के बाहरी दीवार पर उत्कीर्णन 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 अमरावती। स्तूप पटल 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 अमरावती। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल और चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई है। सांची की तरह इस स्तूप में
भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल और चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई है। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल और चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई है। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से और आगे की तरफ से दिखाया गया है। संयोजन के भीतरी अंतरालों में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से और आगे की तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। प्रतिमाओं के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली हैं, उनमें गति और शरीर के तीन भंगाएं त्रिभंग के रूप में दिखाई गई है। आकृतियां पतली हैं, उनमें गति और शरीर के तीन भंगाएं त्रिभंग के रूप में दिखाई गई है। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रैखिकता में लोच आ गया है। प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं में तीन आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित भी किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है। भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो, आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध की जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें से अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह से पहचाना नहीं जा सका है। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्भिद में बुद्ध के जन्म से संबंधित चार घटनाएं दिखाई गई। इसमें यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया जाता था। एक अन्य उद्भिद से बुद्ध के जन्म संबंधित चार घटनाएं दिखाई गई। इससे पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों से चित्रित किया जाता था। फलक नागार्जुन कोंडा, 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 फलक नागार्जुन कोंडा। ईसा की तीसरी शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियां की अनुपरिणित गति कम हो जाती है। ईसा की तीसरी शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुपरिणित कम हो जाती है। ईसा की तीसरी शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुपरिणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भव प्रतिमाओं का तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक रूप से उसका अभिन्न अंग दिखाई देता है। अमरावती की उद्भव प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक रूप से उसका अभिन्न अंग दिखाई देता है। अमरावती के उद्भिद प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक रूप से उसका अभिन्न अंग दिखाई देता है। अमरावती की उद्भिद प्रतिमाओं का तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक रूप से उसका अभिन्न अंग दिखाई देता है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती है। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एलुरु के पास स्थित है। यहाँ छोटे गजपृष्ठी, बहुकोषणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए वे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे वे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। एक महत्वपूर्ण स्थल जहाँ चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे वे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। एक महत्वपूर्ण स्थल जहाँ चट्टानों से काटकर स्तूप बनाए गए थे वे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह भारदार प्रतिमाओं से सजा गया। अब तक की खुदाई से मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। अब तक की खुदाई से मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह भारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह भारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह भारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता था कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो है, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो है, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक
विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि साधारण देवालय है जिसके आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इस प्रकार गुंटापल्ली का संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण देवालय है जिसके आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इसी प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18, जो कि साधारण देवालय है जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इस प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे कि अवलोकितेश्वर, पद्मपनि, वर्जपनि, अमिताभ और मैत्री जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे कि अवलोकितेश्वर, पद्मपनि, वर्जपनि, अमिताभ, मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे कि अवलोकितेश्वर, पद्मपनि, वर्जपनि, अमिताभ, मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिसका बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांत के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किंतु बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांत के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किंतु बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांत के प्रचार के कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था।